हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। स्वागत है आप सबका सिविल संकल्प बाय साहू रोहित में। आज हम चैप्टर 3, 4 और 5 क्लास टेंथ का एक साथ करेंगे, जिससे हमारा केमिस्ट्री वाला पोर्शन एक बार में ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा चैप्टर 3 का इंग्लिश का नोट्स है। दिस इज़ द नोट्स ऑफ चैप्टर 3 हिंदी। और ये चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 का नोट्स। और हम ये चैप्टर 4 का हिंदी का नोट्स है। और ये एक और दूसरे तरीके से बना रखा है नोट्स। चैप्टर 5 का इंग्लिश नोट्स और चैप्टर 5 का दिस इज़ इंग्लिश नोट्स एंड दिस इज़ हिंदी नोट्स। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे हमारा पहला टॉपिक है। चैप्टर का नाम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये हम 8th क्लास और 9th क्लास दोनों में पढ़ रखे हैं, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी को जानेंगे, नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी को, उसके केमिकल प्रॉपर्टी को, जिसमें ऑक्सीजन, वाटर और एसिड से रिएक्शन, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, मेटलर्जी क्या होता है, कोरोजन, अलॉय, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन सब के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में अब हमें पता है, हम इतना पढ़ चुके हैं कि हमें पता है मेलिएबिलिटी क्या होता है, हमें पता है कि आघात वर्धनीयता क्या होता है। उसको मेलिएबल को पीट पीट के चादर टाइप का बना देना, ये ना पीट कर पतली चादर बनाना। नेक्स्ट इज जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी पता है, वायर की तरह बनाना, तार की तरह बना देना, तन्यता। थर्ड इज गोल्ड, इसका सबसे नेक्स्ट इज ऊष्मा चालकता, हीट कंडक्टिविटी। तो हाँ, मेटल के अंदर हीट कंडक्टिविटी होता है, इसीलिए सिल्वर सबसे ज़्यादा होता है कॉपर से। और अब अपवाद क्या है? अपवाद लीड, मरकरी, कुछ ऐसे मेटल है, ये मेटल है लेकिन इसमें हीट कंडक्टिविटी नहीं होता। तो हाँ, सारे मेटल में हीट कंडक्टिविटी नहीं होता है, लेकिन सिल्वर में सबसे ज़्यादा होता है कॉपर से, और सिल्वर में वैसे भी सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में भी यही है, विद्युत का संचालन। इसके पीछे का मेन कंसेप्ट सिल्वर, कॉपर, मेन कंसेप्ट वही है, क्योंकि ये जो है मतलब इसके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं, चार्ज प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इनसे मूवमेंट होने के कारण बिजली बनता है। नेक्स्ट इज चमक, लस्टर। हाँ, मेटल चमकदार होता है, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। सोनोरिटी, आवाज़ प्रोड्यूस करने वाला, ध्वनि। तो ये है। अधातु नादान नहीं होती। अधातु क्या होता है? अधातु हो गया जो मेटल नहीं है, वो साउंड नहीं प्रोड्यूस करता, साउंड सिर्फ मेटल प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा नेक्स्ट है पारा, जो Hg। इसमें एक है कि कमरे में तापमान पर एकमात्र द्रव्य धातु। इसका मतलब ये हुआ कि इकलौता मेटल है, मेटल में भी एक्सेप्शन है, जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। वैसे क्या है, वैसे जनरली सॉलिड होते हैं, जितने भी मेटल्स है वो सॉलिड है, लेकिन ये लिक्विड है। सोडियम, पोटेशियम तो इतना सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है कि उसको चाकू से भी काट सकते हैं। गैलियम तो हाथ में ही पिघल जाता है। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग नहीं, मेल्टिंग पॉइंट जो गलनांक होता है वो बहुत कम होता है। ये देखिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक मतलब विद्युत का संचालन करने वाला एकमात्र अधातु। अभी हमने पढ़ा था कि जितने भी मेटल होते हैं, धातु होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन एकमात्र अधातु है जो ग्रेफाइट है, वो बिजली कंडक्ट करता है। नेक्स्ट इज सबसे कठोर पदार्थ। वैसे तो हमने पढ़ा था कि मेटल सबसे कठोर होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन कार्बन में भी या अधातु में भी डायमंड है, वो सबसे ज़्यादा कठोर होता है। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन ये लस्टर, मतलब अधातु तो है लेकिन ये लस्टरस, ये सब एक्सेप्शन है ये सब। यहाँ से क्वेश्चन होता है कि आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन फिर भी ये चमकदार है। अब नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है, उससे पहले एक बार इंग्लिश का PDF देख लेते हैं। इसको मेलिएबिलिटी देख लिया, चादर की तरह, डक्टिबिलिटी देख लिया, वायर की तरह, हीट कंडक्टिविटी देख लिया है। उसके बाद इलेक्ट्रिविटी, लस्टर और सोनोरिटी।
ये एक्सेप्शन है, और ये नॉन मेटल और नॉन सोनरस, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है नॉन मेटल में भी। ये रहा एक्सेप्शन। नॉन मेटल में आयोडीन लस्ट्रस, डायमंड हार्डेस्ट, ग्रेफाइट बिजली प्रोड्यूस, गैलियम मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, सोडियम सॉफ्ट होता है, मरकरी। अब इसका कंपैरिजन आ गया मेटल और नॉन मेटल का। तो स्टेट में सबसे पहले तो ये तो सॉलिड होता है एक्सेप्ट मरकरी, बाकी ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होता है। ये जनरली शाइनी होता है, ये डल होता है एक्सेप्ट आयोडीन। ये जनरली हार्ड होता है एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम, और वायर में शीट में बदल सकते हैं, इसको नहीं बदल सकते। गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट, सोनरस नॉन सोनरस। डेंसिटी हाई होता है, लो होता है। फिर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बाद केमिकल प्रॉपर्टी। उससे पहले ये इन दोनों के बीच का अंतर है, धातु और अधातु। तो ये वाला ये हिस्सा है बीच वाला, इसके इधर का धातु है, ठोस द्रव्य, चमकदार, फीका, तारे बनाया सकता, नहीं बनाया जा सकता। ये देखिए सब मेंशन है ना, ग्रेफाइट अपवाद। नेक्स्ट इज रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होता है? जब मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? तो मेटल जलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्साइड चमकदार सफ़ेद लो। अब तो ये वाला कंसेप्ट पता नहीं कितनी बार करवा चुका हूँ कि जैसे ही मैग्नीशियम जलने का कंसेप्ट आए तो उसका फ्लेम वाइट होगा। आज ही शायद कल के ही वीडियो में भी कराया था कि फ्लेम वाइट होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का राख सफ़ेद होगा। कॉपर को जब बनाएंगे कॉपर ऑक्साइड बनेगा जो कि काला रंग का होता है। एल्युमिनियम जो है वो एल्युमिनियम डाइऑक्साइड बनेगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक परत बनता है जिससे सुरक्षा प्रदान किया जाता है आग लगने वाले, ये आगे होने वाले क्षारण मतलब जो कोरोजन होता है उससे प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज सोडियम। सोडियम ऑक्सीजन को सोडियम ऑक्साइड बनाता है, जिसको सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि ये जल्दी वाटर के साथ एयर के साथ रिएक्ट कर जाता है। सोना चांदी, सोना चांदी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। मतलब इसमें से कौन कौन सा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, किस स्टेट पे करता है, किस लेवल पे करता है, उसका मेंशन किया गया है। फिर उभयधर्मी ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी ऑक्साइड होता है वो ऑक्साइड जो मेटल एसिड से और बेस दोनों से रिएक्ट करे। मान लीजिए Al2O3 है या ZnO है, जिंक, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट ZnO, इसको एसिड के साथ भी और इसको बेस के साथ भी, इसको भी एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना सकता है। तो एम्फोटेरिक या उभयधर्मी क्या होता है? जो दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर ले। जैसे एल्युमिनियम का HCl के साथ AlCl3 बन गया, बेस के साथ AlO2 बन जाएगा। तो एग्जाम्पल से मतलब नहीं, मतलब उसके नाम से है। एक में सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा। फिर दूसरा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड भी उभयधर्मी होता है क्योंकि वो भी रिएक्ट करता है। फिर नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट, मेटल को जब वाटर से मिलाएंगे तब क्या होगा? वो पहले क्या था? मेटल प्लस ऑक्सीजन था। अब हमारा आ गया मेटल प्लस वाटर। तो इसलिए किसी भी मेटल मतलब मेटल को जैसे वाटर से मिलाया तो उसका कंपाउंड बना लेगा। जो मैं धातु है वो वाटर का OH को जोड़ के कंपाउंड बन जाएगा यौगिक, जैसे इसमें KOH बन जाएगा। तो इसमें क्या है? अधिकांश धातु ऑक्साइड क्षारीय बेस के होते हैं। अब जैसे मेटल ऑक्साइड जो बना, मेटल ऑक्साइड वो एसिड होता है? नहीं, मेटल ऑक्साइड बेस, हाँ मेटल ऑक्साइड बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड। तो क्वेश्चन क्या आता है कि मेटल ऑक्साइड क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बेस बनाता है और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड बनाता है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये रहा। उसके बाद जो मेटल है उसको वाटर के साथ रिएक्शन वो हम अभी पढ़ चुके हैं, तो उसका एग्जांपल के साथ देख रहे। जैसे पोटेशियम को तो वाटर हाइड्रोक्साइड, ये सब है। आग तुरंत पकड़ लेता है पोटेशियम के साथ, और सोडियम के साथ भी आग पकड़ लेता है।
लेकिन जब मेटल को वाटर के साथ मिलाएंगे तो हम मान लिया OH अलग हो जाएगा, OH इसके साथ मिल जाएगा, लेकिन ये H कहाँ जाएगा, ये H हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज होगा। नेक्स्ट इज कैल्शियम। कैल्शियम में भी यही है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो हाइड्रोजन गैस बुलबुले के फॉर्म में निकलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम के केस में भी हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, केवल गर्म जल या भाप के साथ अभिक्रिया करता है। तो मैग्नीशियम जो है ना, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है या स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, भाप के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट जिंक, मतलब मोटा मोटी हर इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है, इम्पोर्टेंट जो एटम है, उसका वाटर के साथ रिएक्शन दिखा रखा है। जिंक केवल भाप के साथ रिएक्ट करता है। आयरन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके काला ऑक्साइड बना लेता है। क्या बनाता है, Fe3O4, काला ऑक्साइड। फिर ये तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। फिर हमारा आ गया धातुओं का अम्ल के साथ अभिक्रिया, मतलब एसिड के साथ। अभी तक हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ पढ़ चुके हैं, मेटल को वाटर के साथ पढ़ चुके हैं, मेटल को एसिड के साथ पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है। जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो लवण प्लस H2, लवण माने सॉल्ट, सॉल्ट रिलीज होगा, साथ में H2, तो H2 वाटर के साथ भी रिलीज हो रहा था। तो जहाँ भी कंपाउंड जिस चीज़ से रिएक्ट कर रहा है उसमें अगर हाइड्रोजन है, जैसे कि वाटर या जैसे कि एसिड, तो उसमें हाइड्रोजन है तो ये H2 रिलीज करेगा। जैसे जिंक क्लोराइड प्लस H2, Mg प्लस H2SO4, ये सब हो गया। फिर हमारा अपवाद मतलब क्या है, जैसे कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया, ये एसिड के साथ क्या है, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। इनका HCl या H2SO4 से अभिक्रिया नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो इनका रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ा था ना 8th क्लास में, 9th क्लास में, रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो 3 है वो हाइड्रोजन से नीचे आता है, ये हाइड्रोजन ऊपर, तो हाइड्रोजन इसके एलिमेंट में से वो रिएक्ट कर ही नहीं पाता। नेक्स्ट HNO3, सामान्यतः हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल है। तो HNO3 में जनरली क्या होता है, NO3 अलग हो गया, ये H प्लस और ये पानी के साथ मिल के ये ऐसे हो जाता है। तो मेन ये याद रखना है कि HNO3 में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। अब हम एक बार इंग्लिश को भी यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अलग अलग को ऑक्सीजन के साथ मेटल, कॉपर, एल्युमिनियम, सोडियम और ये, तो मैग्नीशियम तो एकदम वायलेंटली करेगा, कॉपर धीरे धीरे करेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा, सोडियम रैपिडली और सिल्वर नो रिएक्शन। ब्लैक कॉपर, डिजलिंग वाइट, फर्दर क्रोजन। नेक्स्ट इज एम्फोटेरिक, उभयधर्मी। एम्फोटेरिक का भी हमने पढ़ लिया था। वाटर के साथ देखिए, सोडियम का, पोटेशियम का, पोटेशियम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और ये सब। तो ये सब रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे इसलिए रिएक्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, ये जो सोडियम, पोटेशियम मतलब और कैल्शियम इतना रिएक्टिव होता है, इतना रिएक्टिविटी सीरीज में इतना ऊपर है, ये ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाता है। लेकिन वहीं जो बीच के एलिमेंट है, रिएक्टिविटी सीरीज में बीच में आता है, वो जनरली हॉट वाटर या स्टीम की जरूरत पड़ती है। और जो नीचे आता है, जो हाइड्रोजन से नीचे, उसका रिएक्टिविटी सीरीज में उसका नाम है, तो वो रिएक्ट नहीं करता। अब एसिड के साथ देखा जाए तो हाँ, एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, लेकिन कॉपर, आयरन और गोल्ड रिलीज नहीं करता, क्योंकि वही H प्लस कंसेप्ट, जो हाइड्रोजन और रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है इन तीनों से। HNO3 तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो वाटर H2 बना ले, मतलब H2 नहीं रिलीज होगा। नेक्स्ट aqua regia। aqua regia क्या होता है, ये एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें 3 यूनिट HCl का और 1 यूनिट HNO3 का होता है। अब इसका काम क्या होता है, ये गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व कर सकता है। इसका मतलब जो गोल्ड और प्लेटिनम को ऊपरी परत है उसको हटा सकता है, तो एकदम इसको नया जैसा बना सकता है। ये वाला कंसेप्ट है aqua regia। देखिए है ना, 3:1 में HCl का 3 और HNO3 का 1। यह दोनों अम्ल का ताज़ा तैयार मिश्रण होता है, गोल्ड और प्लेटिनम का घोल बना सकता है। ये देखिए रिएक्टिविटी सीरीज आ ही गया आखिरकार। इसमें सबसे ऊपर कौन सा है, पोटेशियम, उससे नीचे सोडियम, ये देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। जो रिएक्टिविटी सीरीज 8th क्लास के नोट्स में है, 9th क्लास के नोट्स में है, वो सब है यहाँ। इवन इंग्लिश के भी नोट्स में अभी मिल जाएगा। ये देखिए हाइड्रोजन किस किस से ऊपर है, कॉपर से, सिल्वर से और गोल्ड से। इसलिए मैं बार बार कह रहा था इन तीनों से हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करता। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज है कि नहीं है।
तो ये देखिए उसके आगे लिख भी रखा है कि ये किस किस चीज़ से रिएक्ट करता है। मोस्ट रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, रिएक्टिव। तो इसमें तो सोडियम को केरोसिन में रखते हैं। नेक्स्ट मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, जिंक स्टीम के साथ, आयरन स्टीम के साथ। उसके बाद लेड, और फिर जैसे हाइड्रोजन है उसके नीचे वाले से रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये आ गया तो छोटा करके। नेक्स्ट इज आयोनिक कंपाउंड। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड से पहले ये हमारा हो चुका है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। ये एक एक एलिमेंट के बारे में लिख रखा है। हमारा आयनिक यौगिक, आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? वह कंपाउंड जो परमाणु या दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से द्वारा बनता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, चलो आ जाओ आपस में मिल लेते। इस टाइप का रिएक्शन होता है। इसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक। अब जैसे NaCl हो गया, तो हाँ NaCl में एक फालतू है, Cl में 7 होता है, एक चाहिए इसको, तो ऐसे रिएक्शन होता है। समझे? ये पूरे के पूरे में यही दे रखा है कि आयोनिक कंपाउंड में हमेशा एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज मैं बता रखा हूँ कि जिसके सेल में फालतू का इलेक्ट्रॉन हो और जिसके सेल में कम हो नेगेटिव, तो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और इससे एक कठोर क्रिस्टल बनेगा, सॉलिड बनेगा। गलनांक और क्वथनांक, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है इसमें आयोनिक में। पिघली अवस्था और जलीय विलयन में विद्युत, जैसे पिघल जाए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास होगा। ठोस अवस्था में पास नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन चार्ज अलग अलग नहीं होते। नेक्स्ट वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन मेटलर्जी। उससे पहले एक बार आयोनिक कंपाउंड इधर भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बनता है उसको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। अब नेक्स्ट मेटलर्जी। मेटलर्जी में क्या? हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव में आगे जो हम अभी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे ना ऊपर का, उसके लिए क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब बिजली पास करो ना तो भी अलग हो जाएगा। लेकिन जिंक, आयरन, लेड, इसमें क्या, इसको कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को डाल के रिड्यूस करना पड़ता है। नेक्स्ट इज लीस्ट रिएक्टिव। ये तो इसको तो रोस्ट करने की जरूरत है, इसको मतलब हीट, एकदम बहुत ज़्यादा हीट करने की जरूरत होती है। अब हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर है, उसमें गेंग्यू होता है। गेंग्यू हो गया इम्प्योरिटी। सबसे पहले उसको ऑक्साइड में बदलेंगे। ऑक्साइड में अगर सल्फाइड का ओर है तो रोस्टिंग करेंगे, अगर कार्बोनेट का ओर है तो कैल्सिनेशन करेंगे। तो रोस्टिंग में क्या होता है ना, ये लिखा तो नहीं, लिखा हुआ है नहीं लिखा तो बताया। तो रोस्टिंग में क्या होता है? ऑक्सीजन कम होता है, ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है, और कार्बोनेट में ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है। नेक्स्ट रिडक्शन, रिफाइनिंग, गेंग्यू। गेंग्यू इम्पेरिटीज को गेंग्यू कहते हैं। अब ये एलॉय आ गया। एलॉय से पहले एक बार मेटलर्जी इधर भी कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो ऊपर के रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है उसके लिए इलेक्ट्रोलिसिस की जरूरत होती है। जो बीच वाले हैं उसके लिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन, उसकी जरूरत होती है। और जो कम रिएक्टिव होता है वो तो रिएक्टिव जनरली नहीं करते, बहुत कम करते। अब रोस्टिंग वहाँ होता है जहाँ सल्फाइड का ओर हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ सल्फाइड ओर प्रेजेंट हो रोस्टिंग वहीं किया जा सकता है। देखिए लिखा हुआ है ना सल्फाइड, और ये रहा। अब धातु कर्म की अवस्था, मिश्र अधातुएं, धातु और महत्व नविष्ट। अब नेक्स्ट आ जाएगा मेटलर्जी में कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये क्या होता है? अयस्क से गेंग्यू यानी अशुद्धि को हटाने की प्रक्रिया कंसंट्रेशन ऑफ कर कहते हैं। गेंग्यू क्या है? इम्प्योरिटी, सैंड, क्ले, रॉक पार्टिकल, ये सब है। ऑक्साइड में परिवर्तन, वही रोस्टिंग वाला कंसेप्ट है जिसमें सल्फाइड और हुआ तो रोस्टिंग कर सकते हैं, कैल्सिनेशन होगा जहाँ कार्बोनेटेड हो। तो इसको क्रिस क्रॉस करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। रिडक्शन, रिडक्शन पहले से ही पता है। रिडक्शन वहाँ होता है जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है, उसको रिडक्शन कहते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या पे है, ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना। हाँ सही बात है, ऑक्सीजन रिमूव हुआ कि नहीं हुआ? मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसको कुछ किया कि मैग्नीशियम बन गया, तो यहाँ से ऑक्साइड हट गया। नेक्स्ट क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडेशन। उसके बाद रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्या आता है? धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया को रिफाइनिंग कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग, जिसमें बताया था ना कि जो कैथोड और एनोड होता है, कैथोड हो गया नेगेटिव चार्ज, एनोड हो गया पॉजिटिव चार्ज, और इधर जो एटम है उसका भी अपना पॉजिटिव नेगेटिव होता है। पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास।
तो इससे एक प्योर एलिमेंट क्रिएट बनता है। नेक्स्ट इज गैंग बता ही चुके हैं। अलॉय पे आते हैं। अलॉय में सबसे मेन है ब्रास। ब्रास किस चीज से बनता है? कॉपर प्लस जिंक से। तो कांसा कॉपर प्लस टिन से। शोल्डर, शोल्डर आ गया जिसमें शोल्डर किस चीज का अलॉय? पीबी प्लस एसएन। इसको इंग्लिश में पढ़ते क्योंकि इंग्लिश में सब एक जगह लिखा होता है। ब्रास देखते हैं, कॉपर प्लस जिंक, ब्रोंज कॉपर प्लस टिन, शोल्डर लेड प्लस टिन, स्टील आयरन प्लस क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील आयरन क्रोमियम निकल, एल्यूमिनियम बॉक्साइट, आयरन हेमेटाइट Fe2O3, आयरन Fe3O फॉर मैग्नेटाइट, जिंक जिंक ब्लैंड जेरेनस, और कॉपर कॉपर पायराइट CuFeSt Su। नेक्स्ट इज कोरोजन। कोरोजन से पहले एक बार हम इधर भी कंप्लीट कर लेते हैं, जो हम पढ़ रहे थे वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा? गैंग्यू के बाद कोरोजन। हाईली रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, ये रहा। संक्षारण, संक्षारण होता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? तो समय के साथ तो धीरे धीरे जो हमारा एटम उसका बिहेवियर नष्ट होता जाता है, उसको कोरोजन कहते हैं। जैसे आयरन में रस्टिंग लगना, आयरन में क्या होता है? आयरन में जंग लग जाता है। उसके बाद FeSO4.X2O। नेक्स्ट चांदी। चांदी में क्या होता है? चांदी टार्निश हो जाता है, काला परत चढ़ जाता है, बाकी सब सेम है। फॉर्मूला Ag प्लस H2S Ag2S। चांदी के बर्तन समय के साथ काले पड़ जाते हैं। देखिए पुराने तांबे के सिक्के और मूर्तियां हरी हो जाती है, हरा रंग। तो कॉपर का कोरोजन होने से ग्रीन कलर होता है, सिल्वर का कोरोजन होने से ब्लैक कलर होता है, और आयरन का कोरोजन होने से ब्राउन कलर होता है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना। एल्यूमिनियम तो सुरक्षात्मक परत बना लेता है, वो जो नीचे का एलिमेंट होता है उससे रिएक्ट नहीं करता। मान लीजिए ये हमारा खंभा है, कंटेनर है, इस पर एल्यूमिनियम पोत दिया पूरा, तो जो रिएक्शन होगा वो यहीं तक आएगा, इससे आगे नहीं आएगा। नेक्स्ट एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या होता है? कोरोजन हम पढ़ चुके हैं, इसमें ग्रीन आ गया सिल्वर पे, कॉपर पे आ जाएगा ग्रीन, और एनोडाइजिंग में आ जाएगा कैथोड एनोड। अब ये वन वर्ड पॉइंटर से जो हम पूरे पढ़ चुके हैं ना, उसी का वन वर्ड पॉइंटर है, और नीचे उसका क्विक समरी है जो एक दिन पहले आपको पढ़ना चाहिए। मतलब वैसे तो आपको पढ़ना ही चाहिए, लेकिन एक दिन पहले आप इसे पढ़ेंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाई डेफिनेशन हो गया ये सब। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। हिंदी में भी लगभग ये सब सेम है, पूरा कंसेप्ट। अब हिंदी में लास्ट में एक है कि मैंने क्या किया, इस वाले को पूरे चैप्टर 3 को, यहाँ पे लिखते हैं चैप्टर 3 को एक पेज में कन्वर्ट कर दिया नोट्स को। अब कुछ नहीं छूटा इसमें से, लेकिन इस सबको छोटा छोटा करके यहाँ लिखा हुआ है, तो बस आपको जूम करना है और पढ़ना है। यहाँ से हमारा चैप्टर 3 का कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा। PYQ करें, वीडियो देखें और नोट्स पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हमारा चैप्टर 3 ख़त्म होता है और अब हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा चैप्टर 4 कार्बन एंड कंपाउंड का नोट्स, और ये रहा हिंदी में नोट्स जो बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया नोट्स है। और ये रहा दूसरा नोट्स, इसी का हिंदी वर्जन बट हमारे पुराने नोट्स की तरह। तो चलिए तीनों को साथ में लेके पढ़ते हैं। हमारा पहला है कार्बन। कार्बन एक वर्सेटाइल कंपाउंड होता है, जो हमारा चैप्टर क्लास 9th का, उसमें भी कार्बन का चैप्टर था, उसमें हम अच्छे से समझ चुके हैं कि हमारे अर्थ के क्रस्ट में मात्र 0.02% और एटमॉस्फेयर में 0.03% क्वेश्चन कार्बन होता है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता। हाँ, यहाँ से आ सकता है। कैसे आ सकता है कि कार्बन 1% से कम है हमारे वातावरण में, ऐसे करके। तो ये आपको पता रहेगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो लगेगा इतने ज़्यादा कार्बन है, 1% से कम कैसे हो सकता है, आप गलत मार सकते हैं। फिर है कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयर क्यों नहीं करता, क्यों करता है, ना देता है ना लेता है, शेयर ही क्यों करता है? क्योंकि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है 6 है, अंदर वाले में 2 है, बाहर वाले में 4 है। अब इसको पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा।
तो ये बात दोनों के लिए इसको बराबर एनर्जी, और एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन देना मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको चाहिए। अब कार्बन इतना छोटा सा है, मतलब 6 का इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 दे देगा तो खुद 2 को लेकर बैठेगा, या किसी से 4 ले पाना भी बहुत बड़ी बात है। तो ये क्या करता है, बड़ा समझदार है, ये कहता है चलो हम शेयर कर लेते हैं, हमारे पास भी रहेगा तुम्हारे पास भी रहेगा, जब तुम्हें जरूरत हो ले जाओ, जब हमें जरूरत है आ जाओ, शेयर। तो कार्बन क्या करता है, शेयर करता है, इसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये 9th क्लास में अच्छे से समझा चुका हूँ, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये हम समझा चुके हैं। अब जो इसमें है कि कार्बन को 4 8 बनाने में और 4 रिलीज करना पड़ेगा, दोनों ही मुश्किल है, इसलिए शेयर करता है। अब शेयर भी किस तरीके से करता है, शेयर करता है एक सिंगल बॉन्ड से, एक डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। जैसे ये सब सिंगल बॉन्ड है, ये सब सिंगल बॉन्ड है, जैसे कार्बन का और हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पास एक होता है और उसको चाहिए एक, कार्बन के पास लास्ट में 4 खांचे हैं, 4 खाली है, तो कार्बन 4 इससे शेयर कर लेगा ऐसे करके। ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, और कार्बन क्या करेगा, कार्बन इन सब के एक वो ले लेगा, ऐसे इन सब से 4 ले लेगा एक एक करके, तो हो गया ना। नेक्स्ट ये थर्ड, उससे पहले हिंदी में देखें, ये कौन सा PDF आ गया, हाँ ये रहा PDF। देखिए कितना बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है कि कार्बन इसलिए साझा करता है सहसंयोजन बंध, क्योंकि 4 ना दे सकता है ना 4 ले सकता है, ये देखिए लिखा है ना, अतः साझेदारी करता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला कंसेप्ट। नेक्स्ट जो हमारा है, अब जब कोवैलेंट बॉन्ड होगा, जिसको क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड, इसमें इसका गलनांक और क्वथनांक कम होगा, क्योंकि ये शेयर से है ना। अरे तुम किसी को कुछ दे दो उधारी, आज किसी को उधारी दे दो तो तुम्हारी बात मानेगा। तुम पार्टनरशिप में कोई चीज़ खोल रहे हो, कहेगा मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है, तो बॉन्डिंग हमेशा कमज़ोर रहेगा, ये वाला कंसेप्ट है। बाकी विद्युत के कुचालक इसमें नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बटते नहीं है, ये शेयर होता है, इसलिए जनरली और क्या कहते हैं इसको, बिजली नहीं बनाता, बिजली इलेक्ट्रिक मतलब कुचालक नहीं होता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं होती। लेकिन एक है एग्जाम्पल, एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का, हम अभी पिछले चैप्टर में ही पढ़े थे कि ग्रेफाइट एक ऐसा कार्बन कंपाउंड है, एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकता है। इसमें देखा जाए तो इसमें भी वही सब लिखा हुआ है, पहले तो % लिखा हुआ है, इस समय मतलब डिटेल में ऊपर से नीचे की तरफ लिखा होता है। कार्बन इलेक्ट्रॉन क्यों शेयर करता है, उसके पीछे का हम पूरा समझ चुके हैं। क्यों ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि एनर्जी चाहिए होगा उसको, अत्यधिक ऊर्जा, जो इसके बस की बात नहीं है, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड चलाएगा। अब कोवैलेंट में सिंगल, डबल, ट्रिपल चलता है, सिंगल पढ़ लिया, डबल पढ़ लिया और ट्रिपल पढ़ लिया। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल्स है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें सबसे पहले गलनांक क्वथनांक कम होता है, आकर्षक बल कमज़ोर होता है, खराब चालक होता है, एक्सेप्शन ग्रेफाइट और आयन नहीं होते। फिर अब आएगा हमारा नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आयन और कोवैलेंट में डिफरेंस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आयन का ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसका लो है क्योंकि शेयरिंग में है। बिजली जो मोल्टेन स्टेट में बिजली कंडक्ट करना, यस नो। कंडक्ट इन सॉलिड, नो नो, सॉलिड में तो कहीं भी नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी तो वही लिखा हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन साझेदारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बन के क्वथनांक, मतलब उसको जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, ऊपर से नीचे, हाई कम से ज़्यादा की तरफ बता रखा है। तो क्या पता कहाँ क्वेश्चन आ जाए, तो ध्यान में रख लीजिए। इसमें क्या है, क्वथनांक माने बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा एसिटिक अम्ल का है, जो ये है ना एसिटिक एसिड इसका, उसके बाद इथेनॉल का है, देखिए तीसरे नंबर पे क्लोरोफॉर्म है, चौथे नंबर पे मीथेन है, ये हो गया। लेकिन जो गलनांक है वो सबसे ज़्यादा है एसिटिक एसिड का, दूसरे नंबर पर क्लोरोफॉर्म है, तीसरे पे इथेनॉल है, चौथे पे मीथेन है। तो इसका एक ध्यान रखिए। अगर हम हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में भी यही लिखा हुआ है,
क्वथनांक। ये तो दोनों का डिफरेंस है, एग्जाम्पल के साथ डिफरेंस। एसिटिक एसिड ये। अब वन लाइनर, एटॉमिक नंबर 6 है, जो हम पढ़े थे वो ये कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है, वैलेंसी 4 होगा, तो टेट्रावैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, शेयरिंग करेगा, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड से मतलब जो पढ़े वही सब दे रखा है। उसके बाद हमारा क्या नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट कहाँ गया, नेक्स्ट हमारा है ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के अपर रूप। क्या है, कार्बन के अपर रूप। यहाँ पे हमारा 5वां पॉइंट है, चौथा पॉइंट है एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रोप कौन सा, एक डायमंड है, एक ग्रेफाइट है, एक फ्लोरीन है, इसको बकमिंस्टर फ्लोरीन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी यही है, एक डायमंड हो जाएगा, एक ग्रेफाइट हो जाएगा, एक फ्लोरीन हो जाएगा। ये देखिए हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये 4 कार्बन का है, ग्रेफाइट 3 कार्बन का है, मतलब एक कार्बन से 3 कनेक्ट है ये ग्रेफाइट में। और फ्लोरीन तो गोलाकार है, सब एक दूसरे से कमेंट, इसको बकमिंस्टर फ्लोरीन के नाम पे रखा गया। बाकी ग्रेफाइट चिकना, मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है, और हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। अब परीक्षा बिंदु क्या है, ग्रेफाइट के रासायनिक गुण सेम होता है लेकिन भौतिक गुण अलग होता है, क्योंकि अंदर तो कार्बन ही है ना, तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेगा, लेकिन उसका जो बाहरी ढांचा है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि वो किसी से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, किसी से डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इस तरीके से। और ग्रेफाइट एकमात्र है जो अधातु होते हुए भी बिजली के साथ कनेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है, कार्बन के इतने यौगिक क्यों बनते हैं, ये भी हमने 8th क्लास में और 9th क्लास में अच्छे से समझा रखा है कि ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन मतलब ये लंबी तार की तरह जुड़ती हुई चली जाती है, ऐसे लंबी तार, मतलब 3 इधर से जुड़ जाएगा और एक कार्बन जुड़ जाएगा, फिर 3 कहीं और से जुड़ जाएगा, अब इसमें 2 ही जुड़ना है, एक इधर एक इधर, तो लंबा चेन बन सकता है, इसको कहते हैं कैटिनेशन। ये साइंस इतना प्यारा, इतना बढ़िया कंसेप्ट है ना कि नॉन साइंस वाले भी इसको मतलब एक बार समझना है, ऐसा क्लियर होगा ना कि कोई भी एग्जाम कभी दिक्कत नहीं देगा, बस एक रिवीजन की जरूरत है। सेकंड क्या है, इतने यौगिक इतने कंपाउंड इसलिए बनते हैं क्योंकि टेट्रावैलेंस है, उसके मतलब चारों तरफ से दोस्ती कर सकता है, ये है। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक का, जैसे कार्बनिक यौगिक होता क्या है, कार्बन के कंपाउंड कार्बनिक यौगिक होगा। अब ये कार्बन जो है मतलब वो एकदम पुराना, मतलब जो सबसे पहले पृथ्वी पे जो लाइफ सिस्टम आना शुरू हुआ था ना, उसमें ही कार्बन का रोल था। सबसे पहले फ्रेडरिक व्हीलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया और इसे गलत सिद्ध किया। किस सिद्धांत को, सबसे पहले क्या बोला गया, पुराना। तो इसको अगर हम इंग्लिश में एक बार देखा जाए तो इंग्लिश में क्या कंसेप्ट है कि क्या बोला गया था इसमें कि ओल्ड वाइटल फोर्स थ्योरी, इसमें क्या बताया गया था कि दो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म ओनली इन लिविंग। इसमें यह बताया गया था कि जो कार्बन है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडी में ही मिलेगा, लेकिन फिर इसको फ्रेडरिक व्हीलर ने यूरिया से, मतलब यूरिया को निकाल दिया अमोनियम साइनाइड से, और यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन होता है, तो इसको डिस्प्रूव, ये जनरली नहीं पूछा जाता, ये बस इन्फॉर्मेशन के लिए। अब नेक्स्ट क्विक रिकॉलिंग के लिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सब होता है। क्यों, तो कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी जो मैं अच्छे से डिटेल में समझा चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सैचुरेटेड और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड जो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है ना, उसको सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं, पूरे सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड, और डबल और ट्रिपल को अनसैचुरेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूछा जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड अगर है तो वो सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। सैचुरेटेड जो होता है या सिंगल बॉन्ड होता है उसको अल्केन कहते हैं, और सेकंड बॉन्ड वाले को, डबल बॉन्ड वाले को अल्कीन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को अल्काइन कहते हैं। अब सैचुरेटेड में हो जाएगा सिंगल कार्बन कार्बन अल्केन जो कम रिएक्टिव है, और डबल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अल्कीन्स और अल्काइंस, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें। अब यहाँ पे अल्कीन का एक फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला,
CnH2n+2। इसका मतलब ये है कि अगर कार्बन n का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन, मान लीजिए कार्बन 2 है तो H क्या होगा, 2 गुना 2 प्लस 2, H हो जाएगा 6, C2H6। तो अगर आपने ऐसा देखा, ये फॉर्मूला फिट कर गया, ये फॉर्मूला फिट कर गया, तो समझ लीजिए वो एल्केन है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n, और एल्काइन का क्या है, CnH2n-2। और ये एक टर्म्स है, ट्रिक है याद करने का। जैसे ही आपको एक कार्बन दिखे, मिथ जोड़ दीजिएगा, मीथेन। अगर डबल बॉन्ड है तो मिथीन, और वैसे तो एक में तो सिंगल ही बॉन्ड होगा, और 2 कार्बन है तो इथेन बनेगा और इथीन बनेगा, और 3 कार्बन में क्या होगा, इथेन, इथीन और इथाइन। 4 में ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन। 5 में पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। तो ये मतलब ये कार्बन के हिसाब से इसका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट अल्केन सीरीज देखिए, वही मैं बताया था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इसमें कार्बन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। जो ऊपर लिखा हुआ था उन्हीं को यहाँ पे अच्छे से लिख के बता रखा है। नेक्स्ट हमारा क्या कंसेप्ट है, चेन, ब्रांच, रिंग और आइसोमर्स। इसमें क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए आइसोमर क्या होता है, पहले ये देख लिया। आइसोमर होता है, इसका फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उसको बनाया अलग तरीके से जाता है। कि मान लीजिए एक हाइड्रोजन को इधर से घुमा के उधर लगा दिया, या एक हाइड्रोजन को हटा के कुछ और लगा दिया, ऐसे। जैसे ये C4H10 है, तो ये फॉर्मूला है। कभी कभार इस कार्बन को ऊपर भी तो लगा सकते हैं, तो उसका अलग फॉर्मूला बन जाए, अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन फॉर्मूला सेम है। इसको आइसोमर्स कहते हैं। एक बार हिंदी में देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा आइसोमर्स किसको कहते हैं। कहाँ गया हमारा कंसेप्ट, ये रहा। आइसोमर्स को कहते हैं समावयवी, जिसमें फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। ये क्वेश्चन पूछा था, उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कार्बन श्रृंखला सीधी भी हो सकती है, शाखित भी हो सकती है शाखा के फॉर्म में, या वलयाकार मतलब गोल गोल भी हो सकता है, और साइक्लोहेक्सेन इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। अब नेक्स्ट बेंजीन में ये कभी कभार पूछ लेते हैं कि जो बेंजीन का एग्जाम्पल फॉर्मूला है वो C6H6 है। इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड 3 है और सिंगल बॉन्ड 9 है। तो ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का कंसेप्ट है। नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज को समजातीय सीरीज, जैसे हमारे कास्ट क्या होता है, कास्ट जाति सेम होता है ना, उसी तरह इस कार्बन वाले में भी जाति सेम, तो और कार्बन कितने भी हो तो उसका नाम एक जैसा होगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम है रोहित साहू, किसी का कुछ भी नाम हो सकता है, मनोज साहू, तो ये पीछे का ये सेम है लेकिन आगे का अलग हो सकता है। उसी तरीके से ये होमोलोगस सीरीज काम करता है, जिसमें जैसे इसको पहले इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। एक सीरीज होता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, और जैसे केमिकल प्रॉपर्टी से, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, भले ही स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता। जैसे इसका अगर हम देखा जाए, इसका हम एक लिस्ट आता है होमोलोगस सीरीज का, वो पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है ये सब को छोड़ के। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। हेलो, हेलो एक जाति है जिसका लास्ट में लगता है क्लोरीन या ब्रोमीन। अल्कोहल उसका OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक एसिड COH। अगर ये नाम दिखा तो उसके पीछे क्या लगेगा, OH के पीछे ओल लगेगा। मान लो मिथानोल, एथानोल, पेंटानोल, और CHO में अल लगेगा, मिथानल, पेंटानल, एथानल। और CO कीटोन, जैसे ओन, कीटोन, पेंटोन, मिथोन, मिथोन। COH में ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, ये वाला कंसेप्ट है। इस तरह जाति काम करता है। अल्कोहल का OH, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO, एसिड का COH। तो ये सब वाला कंसेप्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड और कीटोन में कंफ्यूज नहीं होना। एल्डिहाइड CHO है, कीटोन CO है। ये एल्डिहाइड जो है वो CO मतलब चेन के लास्ट में लगता है, और ये कीटोन बीच में लग सकता है। तो ये हमारा कंसेप्ट। नेक्स्ट कार्बन का नेम, तो कार्बन का नामकरण तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक कार्बन पे एल्केन, एल्काइन, अल्कीन वाला, और 1, 2, 3 पे मिथ, इथ, जो ब्यूट, पेंटेन, वो सब वाला कंसेप्ट है। और जो ये अभी होमोलोगस सीरीज पढ़ा था वो लास्ट में लगता है, ये जो पढ़ा था ये वो लास्ट में लगता है। तो यहाँ से भी क्लियर है, नामकरण से क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी हम इसको देख लेते हैं। मान लीजिए अल्कोहल है तो लेके ओल लगा कि नहीं लगा, एल्डिहाइड अल लगा कि नहीं लगा, कीटोन कार्बोक्सिलिक देखिए लास्ट में लगा हुआ है, एल्केन, अल्काइन, इन, आइन। ये है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कार्बन में,
कंबस्शन। उससे पहले एक बार हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में भी जनरली सेम है, ठीक है। ये हमारा होमोलोगस सीरीज पूरा का पूरा इसमें हो गया। इस देखिए एल्डिहाइड, इसको अगर जूम करूँ किसी पॉइंट पे, ये देखिए, हाँ यहाँ पे जैसे कीटोन है तो प्रोपेनोन, मतलब कोई अंतर नहीं है, हिंदी इंग्लिश में भी कोई अंतर नहीं है। एल्कोहल तो प्रोपेनॉल, ऑल लग जाएगा, ये ऑल लग जाएगा। क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाएगा वो मैं क्लियर बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कार्बन को जलाने पे जो उसका फ्लेम है वो कैसा होगा, इससे क्वेश्चन आता है कभी कभार। उससे पहले एक बार इस हिंदी पीडीएफ को भी देख ले, तो इस हिंदी पीडीएफ में ज़्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम पीडीएफ है। किसी भी पॉइंट पे जाए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम पढ़ रखे हैं, जहाँ स्ट्रक्चर से फॉर्मूला सेम होता है, ये देखिए फॉर्मूला सेम होता है, बस खाली संरचना अलग होता है, तो ये वाला। नेक्स्ट हेलो ग्रुप्स, जो क्लोरीन ब्रोमीन वाला हो गया, फिर अल्कोहल OH वाला हो गया, तो ये सब भी हम अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और ठीक है हाइड्रोजन एसिड। तो हम फिर से अपने इस पीडीएफ पे आते हैं। अब कार्बन को जब जलाते हैं ना, कार्बन को जब जलाएंगे, देखिए क्या इसका कंसेप्ट है। कार्बन को जलाने पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, हीट निकलेगा, लाइट निकलेगा। मीथेन को जलाएंगे, सेम वही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर निकलेगा। किसी और कंपाउंड को कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स है। अब अगर सेचुरेटेड है तो ब्लू फ्लेम आएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, सेचुरेटेड माने सिंगल बॉन्ड, मतलब एकल बॉन्ड, एक बॉन्ड, एकल बॉन्ड, तो वो ब्लू फ्लेम। और अनसेचुरेटेड है तो पीला सूटी फ्लेम आएगा स्मोकी के साथ। एग्जाम से देखे, जैसे ये अनसेचुरेटेड है, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो पीला कलर तो है ही, साथ में धुआं धुआं भी है। और ये ब्लू एकदम क्लीन फ्लेम आएगा, सिंगल फ्लेम। तो जो हमारे घरों में जो चूल्हा होता है वो इन्हीं फ्लेम का होता है, सेचुरेटेड वो होता है, सेचुरेटेड कार्बन। नेक्स्ट है अगर लिमिटेड एयर है तो आग सही से नहीं जलेगा, और इवन सेचुरेटेड फ्यूल में भी सूटी फ्लेम आ जाएगा। तो सूटी फ्लेम आने का मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन बराबर है। ये येलो फ्लेम अगर सिंगल बॉन्ड है और ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रहा तो भी येलो फ्लेम आ सकता है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, और रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का आना, रिड्यूस होना। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इथानॉल को जब हम रिड्यूस कर दे तो वो इथानोइक एसिड बन जाता है। इथानॉल को जब हीट करेंगे, जैसे इथानॉल हो गया, उसमें जब उसको गर्म करेंगे और उसमें कुछ कुछ डालेंगे, क्या क्या डालेंगे, KMnO4, हीट, CK2CR2O7, मतलब ये सब उतना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ मेन है कि हीट। जब भी हीट इथानॉल को हीट करेंगे ना तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड इथानोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एजेंट होता है KMnO4 और K2CR2O7। ये ऑक्सीजन, अल्कोहल में ऑक्सीजन ऐड कर देता है, और कन्वर्जन ऑफ इथानॉल टू इथानोइक, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गया। नेक्स्ट अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में भी क्या लिखा हुआ, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, यही तो यहाँ दे रखा है, यही तो यहाँ दे रखा है, ऑक्सीजन का जुड़ना। नेक्स्ट योगात्मक अभिक्रिया माने एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, माने सिंगल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला है, और उससे सेचुरेटेड बनना है, उससे मतलब सिंगल बॉन्ड बनना है, तो उस केस में क्या होगा, एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और इसको मतलब कैटलिस्ट की मदद से, मान लीजिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमें क्या मिलाना है, हमें हाइड्रोजन मिलाना है, तो वो सेचुरेटेड बन जाएगा। यहाँ पे अगर हम इसको हिंदी में देखें क्या लिखा हुआ है, देखिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें जब हम हाइड्रोजन मिलाएंगे तो ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। धीरे कैसे हो रहा है, हाँ ठीक है। इसी को कहते हैं वनस्पति
तेलों का हाइड्रोजिनेशन, माने जो मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसको हीट करके सैचुरेटेड बनाना और उसको वनस्पति घी का नाम दे देना। तो वनस्पति तेल एक तरह से अनसैचुरेटेड होता है, लेकिन उसको हीट करके सैचुरेटेड बना दिया जाता है। तो हमारे शरीर के लिए अनसैचुरेटेड फायदेमंद होता है, सैचुरेटेड नुकसान करता है। ये क्वेश्चन में आता है कई बार। यहाँ पे अगर देखा जाए, ये देखिए हाइड्रोजिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि असंतृप्त तेलों में हाइड्रोजन जोड़कर उसे संतृप्त बनाना, मतलब सैचुरेटेड बनाना, जैसे वनस्पति घी। नेक्स्ट है वनस्पति घी बनाने में, क्या हो रहा है, पेन धीरे चल रहा है। वनस्पति घी बनाने में निकल कैटलिस्ट का मदद उपयोग किया जाता है। ये हो गया एडिशन रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। कुछ पेन में दिक्कत कर रहा है, 1 मिनट। हम अब कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जनरली वो अनरिएक्टिव होता है, उसमें सनलाइट की मदद से कुछ सब्स्टिट्यूट करते, ऐड करते हैं। सनलाइट की मदद से एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूट करना, एक एटम रिप्लेस करता है दूसरे एटम को, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, सूर्य के प्रकाश के कारण जो हमारा अनसैचुरेटेड होता है उसमें एडिशन किया जाता है। 1 मिनट, ज़रा पेन सेलेक्ट कर लो। जी हाँ, अनसैचुरेटेड में सूर्य के प्रकाश के कारण एडिशन होता है। नेक्स्ट हमारा अभिक्रिया सारांश। अब हम लगभग पूरा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। जो रिएक्शन कंबशन होता है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हर तरह का ऑक्सीडेशन होता है जहाँ अल्कोहल बन जाता है, और वो वहाँ क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, यही था ना। और एडिशन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड बन रहता है, सैचुरेटेड में उसको कर देते हैं, और सब्स्टिट्यूशन में सैचुरेटेड रहता है उसको किसी और चीज़ में बदल देते हैं। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, अब इथेनॉल का फॉर्मूला है C2H5OH। OH इसलिए क्योंकि इथेनॉल है, अल्कोहल है। अब एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब इसको गुड सॉल्वेंट कहते हैं। क्यों, इथेनॉल का यूज आता है टिंक्चर आयोडीन में, कफ सिरप और टॉनिक्स में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इथेनॉल का यूज कहाँ होता है, टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक्स में, और पानी में सोल्यूबल भी होता है। और साथ में प्योर इथेनॉल वो नुकसानदायक होता है, वो हमारे शरीर के लिए नुकसान कर सकता है। अब इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो जी हाँ, हिंदी में भी यही लिखा हुआ है कि इथेनॉल जो होता है, थोड़ा जूम हो जाए, हाँ, अच्छा विलायक है, टिंचर आयोडीन में हेल्प होता है। टिंचर आयोडीन मतलब उसको कलर बदलने में, एक तरह से खांसी की दवा और टॉनिक्स में प्रयोग किया जाता है, और जल में मिल जाता है अच्छे से। नेक्स्ट इथेनॉल की अभिक्रिया। अब क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है कि इथेनॉल अलग अलग कंपाउंड के साथ, अलग अलग एटम के साथ मिलके क्या बनता है। जैसे इथेनॉल सोडियम के साथ मिलके, जैसे देखिए सोडियम और इथेनॉल क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा, सोडियम इथॉक्साइड। क्वेश्चन ये इससे नहीं है, क्वेश्चन इस मतलब इससे है कि वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि इथेनॉल सोडियम के साथ मिलकर हाइड्रोजन रिलीज करेगा जो कि पॉप साउंड के साथ सुनाई देगा। और डिहाइड्रेशन, जब इथेनॉल को हीट करेंगे तो वो उसका सब जो वाटर है वो उड़ जाएगा और एक कंपाउंड डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो मेन इथेनॉल का सोडियम के साथ पूछा जाता है। अब जो है ये कंसंट्रेशन H2SO4 एट 443 K वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, वाटर को रिमूव करके इथीन बन जाता है। जो हमारा ये कंपाउंड है, ये जो छोटा सा है, इसको इथीन कहेंगे, इथीन। तो इथेनॉल से इथीन बनने के लिए उसको डिहाइड्रेट करना पड़ता है। नेक्स्ट, हाउ अल्कोहल अफेक्ट बॉडी। अल्कोहल हमारे बॉडी को कैसे नुकसान करता है। अगर हिंदी में देखा जाए तो सोडियम इसके साथ मिलके H2 गैस रिलीज करता है, और निर्जलीकरण डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है, H2SO4 एट 443 के, जिसमें इथीन बन जाता है, इथीन, ये रहा इथीन। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहल हमारे बॉडी को नुकसान कैसे करता है। तो मिथेनॉल होता है वो विषैला होता है, इसलिए हमारे बॉडी को नुकसान करता है।
मिथेनॉल बनता है, प्रोटोप्लाज्म को नुकसान करता है, ये सब इससे क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है विकृत अल्कोहल और इथेनॉल का रूप, जैसे डीनेचर्ड अल्कोहल। विकृत अल्कोहल क्या होता है? जब भी अल्कोहल फैक्ट्री में यूज होता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ मिला देते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल इथेनॉल, उसको अनफिट करने के, मतलब उसको वर्कर लोग पी ना जाए, उसको पॉइजनस बनाते, उसको मिथेनॉल मिलाते हैं और फिर उसको यूज किया जाता है ब्लू डाई करने में, ये सब। फिर शुगर केन जूस, उसमें मोलासेस और फर्मेंट करके इथेनॉल। तो इथेनॉल कैसे कैसे बनता है वो दे रखा है। एक तो फैक्ट्री में एक शुगर केन जूस, उसको फर्मेंट कर दिया जाए, मतलब ज़मीन के नीचे बहुत दिन छोड़ देते हैं, तो उससे इथेनॉल से पेट्रोल भी बनाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है, क्या हो गया, कंसेप्ट ख़त्म हो गया, ये रहा, यहाँ पे है थोड़ा सा इथेनोइक एसिड। ये अलग अलग इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो इस चैप्टर में मेंशन है उसके बारे में दे रखा है। इथेनोइक एसिड क्या होता है? इसी को एसिटिक एसिड कहते हैं। अगर इथेनोइक एसिड को 5 से 8% मिला दिया जाए पानी में, तो विनेगर बन जाएगा, प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, अचार वचार बनाने में हेल्प होगा। उसके अलावा अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 290 के, मतलब फ्रीज हो जाता है जल्दी, इसलिए उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, जल्दी फ्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वीक एसिड, कमज़ोर होता है। एसिटिक एसिड वीक होता है, इसलिए उसको इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में एसिड हैं कि नहीं है, उसकी तरह यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन विद इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का अलग अलग में रिएक्शन, ये जहाँ से पूछते हैं एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, इसको अगर हिंदी में देखा जाए, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हिंदी में सबसे पहले तो कहाँ गया, हाँ ये रहा। सबसे पहले तो एसिटिक एसिड 5 से 8% में सिरका बन जाता है, और ये हीम शीतल एसिटिक एसिड कहते हैं इसको, क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाता है और कमज़ोर एसिड होता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एस्टिरीकरण क्या होता है? तो जब भी एसिटिक एसिड को अल्कोहल से मिला दो, एसिटिक एसिड में अल्कोहल मिला दो, और H2SO4 का थोड़ा सा मदद की वजह से ये क्या बन जाता है, ईस्टर बन जाता है, CH3CH2। जो ईस्टर का फॉर्मूला है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ईस्टर बनता है, ईस्टर का स्वीट स्मेल होता है, एकदम स्मेल फ्रेगनेंस जैसा स्मेल होता है, इसलिए इसको परफ्यूम बनाने में यूज होता है। क्या क्या मेन है? इथेनोइक एसिड और अल्कोहल, इन दोनों को कंसंट्रेशन H2SO4 में, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ईस्टर में जब NOH मिला दो, जैसे ये बना, इसमें NaOH मिला दो, तो ये क्या बन जाएगा? ये एक अल्कोहल बनेगा और सोडियम का सॉल्ट बनेगा। इसमें कुछ सोडियम का सॉल्ट बनेगा, साथ में एक अल्कोहल बनेगा। तो ये जो सोडियम का सॉल्ट बनेगा ना, इसी को साबुन कहते हैं। तो एक तरह से आपने साबुन बनने की प्रक्रिया भी समझ ली। सबसे पहले एथेनोइक एसिड में अल्कोहल मिलाया और कंसंट्रेशन H2SO4 के प्रेजेंस में ईस्टर बना। ईस्टर में जब NOH मिला दिया तो सोडियम का एक कंपाउंड बनेगा, उसको साबुन कहते हैं। ये देखिए कंपाउंड का नाम ये है, CH3COONA। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कार्बोनेटेड और हाइड्रोजन कार्बोनेटेड। अब इससे सॉल्ट है, उसमें कार्बन मिला दिया जाए तो जल देता है कार्बन, चूना पत्थर। जैसे हमारा जो एसिटिक एसिड है उसमें सोडियम का कंपाउंड मिला दिया जाए, बेस एक तरह से, तो साबुन बन जाएगा। ये एक तरह से साबुन के बनने की प्रक्रिया दे रखा, और साथ में CO2 रिलीज होगा। अल्कोहल बनाम कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हम एक बार इसके इंग्लिश में देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल, और एक तो एसिड है एक अल्कोहल है, तो ब्लू लिटमस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये रेड हो जाएगा। सोडियम वाला जो कंपाउंड है ये एसिड है, ये बेस है, तो CO2 रिलीज होगा। ये एसिड है, बेस है, CO2। ये जो ऊपर दे रखा है ना, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो हमारा कंपाउंड है वो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसमें अगर बेस डालेंगे तो सोडियम का कंपाउंड तो बनेगा ही, साथ में H2O और CO2 बनेगा, जो हम मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर 3 में पढ़े हैं, अभी पढ़े थे ना, वो वाला कंसेप्ट है। अब हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है साबुन के बनने का प्रोसेस, जिसको मिसेल कहते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे मिसेल एक्शन। मिसेल एक्शन में क्या होता है, एक जो अभी हम देखे थे ना सोडियम का कंपाउंड, जो ऊपर देखे हैं यहाँ पे, इसको अपने दिमाग में बिठा के रखिए।
ये जो हम अभी देखे इसको दिमाग में बिठा के रखिए। इस सोडियम कंपाउंड में क्या होता है कि ये ऑयल और डर्ट को अपनी पकड़ के उससे मतलब जो गंदगी होती है उसे निकाल लेता है। जैसे सोडियम या पोटेशियम का एक सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो अभी बना था वही। अब इसमें दो एंड होता है, एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है जो पानी को पसंद करता है, और एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है जो पानी को, वो ऑयल को पसंद करता है। तब इस केस में जो हमारा, जैसे एक एग्जांपल ये है, जैसे ऐसे ऐसे बना हुआ है ना, और ये मूछ है और यहाँ पे ये है, तो ये क्या है, ये होता है हाइड्रोफिलिक। जो टेल है वो ऑयली डर्ट, जो हमारा ये जैसे दे रखा है लाइक्स वाटर, तो हाइड्रोफिलिक हो गया। और ये जो है यहाँ पे गंदगी है, तो ये हाइड्रोफिलिक है, ये इधर खींचे रखता है, ये आगे भागे रखता है। तो क्या होता है कि जैसे ये चारों तरफ से ऐसे बना हुआ है, चारों तरफ से ऐसे बना हुआ है, तो इस तरीके से क्या होता है, जो डर्ट है धीरे 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 इस टेल में चिपक के हट जाता है। यहाँ से डर्ट जो है वो ट्रैप हो जाता है, बाहर निकल जाता है। सोप का फंक्शन यही है। तो मेन फंक्शन है मिसेल का, और सोडियम सोल्ट पोटेशियम सोल्ट का। ये दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सोप और डिटर्जेंट और हार्ड वाटर, ये तीन दे रखा है। अब जैसे मैंने सोप है, तो सोप में सोडियम पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। डिटर्जेंट में क्या होता है, सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड अमोनियम सॉल्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम पोटेशियम होता है, एक में सल्फोनिक या अमोनियम सॉल्ट का सोडियम होता है। हार्ड वाटर में ये नहीं काम करेगा, जो है ये सोप है वो सॉफ्ट वाटर में काम करता है, लेकिन जो हमारा डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर में काम करेगा। और यूज़ तो है बाथिंग वॉशिंग में, और ये शैम्पू कपड़े वपड़े धोने में। नेक्स्ट, हार्ड वाटर में क्या होता है, हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है, जो आज ही बताया था किसी एक टॉपिक में, कैल्शियम मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है। उसमें अगर सोप डालें ना, उसमें अगर सोप डालेंगे तो वो उससे रिएक्ट नहीं करेगा। और डिटर्जेंट जो है जो इजीली कैल्शियम मैग्नीशियम को रिमूव कर देगा। अगर हम सोप डालेंगे इस पर तो वो स्कम बना लेगा, एक जो अच्छे से घुलनशील नहीं होता, प्रिसिपिटेट मतलब जमा हो जाता है स्कम, हार्ड वाटर में वो होता है। नेक्स्ट, ये 1 पेजर नोट्स है और ये क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ के हम डायरेक्ट आते हैं हिंदी के पीडीएफ पे। हिंदी के पीडीएफ में हमने साबुन के फॉर्मेशन को देख लिया था, ये रहा मिसेल। इसमें क्वेश्चन इस पॉइंट से आता है, साबुन और ये सोडियम का अमोनियम का सॉल्ट है सल्फोनिक के साथ, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। बाकी ये स्कम बनाता है अगर कठोर जल में आ गया तो, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो कठोर जल में स्कम बनाता है, दही जैसा स्कम बना लेता है, सोप। और ये सब सिंपल पॉइंट है ये याद करने के लिए। अब यहाँ पे हमारा मेन काम आता है ये वाला पीडीएफ, जो हमारा हिंदी का पीडीएफ है, ये काम आएगा। इसमें कैसे काम आएगा हम देखते हैं इसके लास्ट पे चल के। लास्ट में क्या है ये देखिए, ये जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये 1 पेजर नोट्स है, बहुत हेल्पफुल है। इसको बस आपको रिवीजन करना है लास्ट टाइम पे, इसमें सब कुछ मेंशन है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 4, 3 और 4 दोनों ख़त्म होता है, और चैप्टर 5 अभी मैं स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री ख़त्म कर देंगे। हम अब कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जनरली वो अनरिएक्टिव होता है, उसमें सनलाइट की मदद से कुछ सब्स्टिट्यूट करते, ऐड करते हैं। सनलाइट की मदद से एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूट करना, एक एटम रिप्लेस करता है दूसरे एटम को, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, सूर्य के प्रकाश के कारण जो हमारा अनसैचुरेटेड होता है उसमें एडिशन किया जाता है। एक मिनट ज़रा पेन सेलेक्ट कर लो। जी हाँ, अनसैचुरेटेड में सूर्य के प्रकाश के कारण एडिशन होता है। नेक्स्ट हमारा अभिक्रिया सारांश। अब हम लगभग पूरा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। जो रिएक्शन कंबशन होता है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हर तरह का ऑक्सीडेशन होता है जहाँ अल्कोहल बन जाता है, और वो वहाँ क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, यही था ना। और एडिशन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड बन रहता है, सैचुरेटेड में उसको कर देते हैं, और सब्स्टिट्यूशन में सैचुरेटेड रहता है उसको किसी और चीज़ में बदल देते हैं। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, अब इथेनॉल का फॉर्मूला है C2
H5OH, OH इसलिए क्योंकि इथानॉल है, अल्कोहल है। अब एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब इसको गुड सॉल्वेंट कहते हैं। क्यों? इथानॉल का यूज आता है टिंक्चर आयोडीन में, कफ सिरप और टॉनिक्स में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इथानॉल का यूज कहाँ होता है? टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक्स में, और पानी में सोल्यूबल भी होता है। और साथ में प्योर इथानॉल वो नुकसानदायक होता है, वो हमारे शरीर के लिए नुकसान कर सकता है। अब इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो जी हाँ, हिंदी में भी यही लिखा हुआ है कि इथानॉल जो होता है, थोड़ा जूम हो जाए, हाँ, अच्छा विलायक है। टिंचर आयोडीन में हेल्प होता है। टिंचर आयोडीन मतलब उसको कलर बदलने में, एक तरह से खांसी की दवा और टॉनिक्स में प्रयोग किया जाता है, और जल में मिल जाता है अच्छे से। नेक्स्ट, इथानॉल की अभिक्रिया। अब क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है कि इथानॉल अलग अलग कंपाउंड के साथ, अलग अलग एटम के साथ मिलके क्या बनता है। जैसे इथानॉल सोडियम के साथ मिलके, जैसे देखिए सोडियम और इथानॉल क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा, सोडियम इथॉक्साइड। क्वेश्चन ये इससे नहीं है, क्वेश्चन इस मतलब इससे है कि वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि इथानॉल सोडियम के साथ मिलकर हाइड्रोजन रिलीज करेगा, जो कि पॉप साउंड के साथ सुनाई देगा। और डिहाइड्रेशन, जब इथानॉल को हीट करेंगे तो वो उसका सब जो वाटर है वो उड़ जाएगा और एक कंपाउंड डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो मेन इथानॉल का सोडियम के साथ पूछा जाता है। अब जो है ये कंसंट्रेशन H2SO4 एट 443 के, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, वाटर को रिमूव करके इथीन बन जाता है। जो हमारा ये कंपाउंड है, ये जो छोटा सा है, इसको इथीन कहेंगे, इथीन। तो इथानॉल से इथीन बनने के लिए उसको डिहाइड्रेट करना पड़ता है। नेक्स्ट, हाउ अल्कोहल अफेक्ट बॉडी। अल्कोहल हमारे बॉडी को कैसे नुकसान करता है? अगर हिंदी में देखा जाए तो सोडियम इसके साथ मिलके H2 गैस रिलीज करता है, और निर्जलीकरण, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है? H2SO4 एट 443 के, जिसमें इथीन बन जाता है, इथीन, ये रहा इथीन। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहल हमारे बॉडी को नुकसान कैसे करता है? तो मिथानॉल होता है वो विषैला होता है, इसलिए हमारे बॉडी को नुकसान करता है। मिथानॉल बनता है, प्रोटोप्लाज्म को नुकसान करता है, ये सब। इससे क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है विकृत अल्कोहल और इथानॉल का रूप। जैसे डीनेचर्ड अल्कोहल। विकृत अल्कोहल क्या होता है? जब भी अल्कोहल फैक्ट्री में यूज होता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ मिला देते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल इथानॉल, उसको अनफिट करने के, मतलब उसको वर्कर लोग पी ना जाए, उसको पॉइजनस बनाते, उसको मिथानॉल मिलाते हैं, और फिर उसको यूज किया जाता है ब्लू डाई करने में, ये सब। फिर शुगर केन जूस, उसमें मोलासेस और फर्मेंट करके इथानॉल। तो इथानॉल कैसे कैसे बनता है वो दे रखा है। एक तो फैक्ट्री में एक शुगर केन जूस, उसको फर्मेंट कर दिया जाए, मतलब ज़मीन के नीचे बहुत दिन छोड़ देते हैं, तो उससे इथानॉल से पेट्रोल भी बनाया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है, क्या हो गया, कंसेप्ट ख़त्म हो गया, ये रहा, यहाँ पे है थोड़ा सा इथानोइक एसिड। ये अलग अलग इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो इस चैप्टर में मेंशन है उसके बारे में दे रखा है। इथानोइक एसिड क्या होता है? इसी को एसिटिक एसिड कहते हैं। अगर इथानोइक एसिड को 5 से 8% मिला दिया जाए पानी में, तो विनेगर बन जाएगा, प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, अचार वचार बनाने में हेल्प होगा। उसके अलावा अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 290 के, मतलब फ्रीज हो जाता है जल्दी, इसलिए उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, जल्दी फ्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, वीक एसिड, कमज़ोर होता है। एसिटिक एसिड वीक होता है, इसलिए उसको इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में एसिड हैं कि नहीं है, उसकी तरह यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट, रिएक्शन विद इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड का अलग अलग में रिएक्शन, ये जहाँ से पूछते हैं एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, इसको अगर हिंदी में देखा जाए, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? हिंदी में सबसे पहले तो कहाँ गया, हाँ ये रहा। सबसे पहले तो एसिटिक एसिड 5 से 8% में सिरका बन जाता है, और ये हीम शीतल एसिटिक एसिड कहते हैं इसको, क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाता है और कमज़ोर एसिड होता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एस्टिरीकरण क्या होता है? तो जब भी एसिटिक एसिड को अल्कोहल से मिला दो, एसिटिक एसिड में अल्कोहल मिला दो, और H2SO4 का थोड़ा सा मदद की वजह से
ये क्या बन जाता है, ईस्टर बन जाता है, CH3CH2। जो ईस्टर का फॉर्मूला है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ईस्टर बनता है, ईस्टर का स्वीट स्मेल होता है, एकदम स्मेल फ्रेगनेंस जैसा स्मेल होता है, इसलिए इसको परफ्यूम बनाने में यूज होता है। क्या क्या मेन है, इथेनोइक एसिड और अल्कोहल, इन दोनों को कंसंट्रेशन H2SO4 में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ईस्टर में जब NOH मिला दो, जैसे ये बना, इसमें NaOH मिला दो तो ये क्या बन जाएगा, ये एक अल्कोहल बनेगा और सोडियम का सॉल्ट बनेगा। इसमें कुछ सोडियम का सॉल्ट बनेगा, साथ में एक अल्कोहल बनेगा। तो ये जो सोडियम का सॉल्ट बनेगा ना, इसी को साबुन कहते हैं। तो एक तरह से आपने साबुन बनने की प्रक्रिया भी समझ ली। सबसे पहले एथेनोइक एसिड में अल्कोहल मिलाया और कंसंट्रेशन H2SO4 के प्रेजेंस में ईस्टर बना। ईस्टर में जब NOH मिला दिया तो सोडियम का एक कंपाउंड बनेगा, उसको साबुन कहते हैं। ये देखिए कंपाउंड का नाम ये है CH3COONA। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कार्बोनेटेड और हाइड्रोजन कार्बोनेटेड। अब इससे सॉल्ट है, उसमें कार्बन मिला दिया जाए तो जल देता है कार्बन, चूना पत्थर। जैसे हमारा जो एसिटिक एसिड है उसमें सोडियम का कंपाउंड मिला दिया जाए, बेस एक तरह से, तो साबुन बन जाएगा। ये एक तरह से साबुन के बनने की प्रक्रिया दे रखा, और साथ में CO2 रिलीज होगा। अल्कोहल बनाम कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हम एक बार इसके इंग्लिश में देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल, और एक तो एसिड है एक अल्कोहल है, तो ब्लू लिटमस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ ये रेड हो जाएगा। सोडियम वाला जो कंपाउंड है ये एसिड है, ये बेस है, तो CO2 रिलीज होगा। ये एसिड है, बेस है, CO2। ये जो ऊपर दे रखा है ना, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो हमारा कंपाउंड है वो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसमें अगर बेस डालेंगे तो सोडियम का कंपाउंड तो बनेगा ही, साथ में H2O और CO2 बनेगा, जो हम मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर 3 में पढ़े हैं, अभी पढ़े थे ना, वो वाला कंसेप्ट है। अब हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है साबुन के बनने का प्रोसेस, जिसको मिसेल कहते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मिसेल एक्शन। मिसेल एक्शन में क्या होता है, एक जो अभी हम देखे थे ना सोडियम का कंपाउंड, जो ऊपर देखे हैं यहाँ पे, इसको अपने दिमाग में बिठा के रखिए। ये जो हम अभी देखे हैं इसको दिमाग में बिठा के रखिए। इस सोडियम कंपाउंड में क्या होता है कि ये ऑयल और डर्ट को अपनी पकड़ के उससे मतलब जो गंदगी होती है उसे निकाल लेता है। जैसे सोडियम या पोटेशियम का एक सॉल्ट बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो अभी बना था वही। अब इसमें दो एंड होता है, एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है जो पानी को पसंद करता है, और एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है जो पानी को, वो ऑयल को पसंद करता है। तब इस केस में जो हमारा, जैसे एक एग्जांपल ये है, जैसे ऐसे ऐसे बना हुआ है ना, और ये मूंछ है और यहाँ पे ये है, तो ये क्या है, ये होता है हाइड्रोफिलिक। जो टेल है वो ऑयली डर्ट, जो हमारा ये जैसे दे रखा है लाइक्स वाटर, तो हाइड्रोफिलिक हो गया। और ये जो है यहाँ पे गंदगी है, तो ये हाइड्रोफिलिक है, ये इधर खींचे रखता है, ये आगे भागे रखता है। तो क्या होता है कि जैसे ये चारों तरफ से ऐसे बना हुआ है, चारों तरफ से ऐसे बना हुआ है, तो इस तरीके से क्या होता है, जो डर्ट है धीरे 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 इस टेल में चिपक के हट जाता है। यहाँ से डर्ट जो है वो ट्रैप हो जाता है, बाहर निकल जाता है। सोप का फंक्शन यही है। तो मेन फंक्शन है मिसेल का, और सोडियम सोल्ट पोटेशियम सोल्ट का। ये दो कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट सोप और डिटर्जेंट और हार्ड वाटर, ये तीन दे रखा है। अब जैसे मैंने सोप है, तो सोप में सोडियम पोटेशियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। डिटर्जेंट में क्या होता है, सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, अमोनियम सॉल्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम पोटेशियम होता है, एक में सल्फोनिक या अमोनियम सॉल्ट का सोडियम होता है। हार्ड वाटर में ये नहीं काम करेगा, जो है ये सोप है वो सॉफ्ट वाटर में काम करता है, लेकिन जो हमारा डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर में काम करेगा, और यूज़ तो है बाथिंग वॉशिंग में, और ये शैम्पू कपड़े वपड़े धोने में। नेक्स्ट हार्ड वाटर में क्या होता है, हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है, जो आज ही बताया था किसी एक टॉपिक में, कैल्शियम मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है। उसमें अगर सोप डालें ना, उसमें अगर सोप डालेंगे तो वो उससे रिएक्ट नहीं करेगा। और डिटर्जेंट जो है जो इजीली कैल्शियम मैग्नीशियम को रिमूव कर देगा। अगर हम सोप डालेंगे इस पर तो वो स्कम बना लेगा, एक जो अच्छे से घुलनशील नहीं होता, प्रिसिपिटेट मतलब जमा हो जाता है स्कम, हार्ड वाटर में वो होता है। नेक्स्ट ये 1 पेजर नोट्स है और ये क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ के हम डायरेक्ट आते हैं
हिंदी के पीडीएफ पे, हिंदी के पीडीएफ में ने साबुन के फॉर्मेशन को देख लिया था, ये रहा मिसेल। इसमें क्वेश्चन इस पॉइंट से आता है, साबुन और ये एक सोडियम का अमोनियम का सॉल्ट है सल्फोनिक के साथ, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। बाकी ये स्कम बनाता है अगर कठोर जल में आ गया तो, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो कठोर जल में स्कम बनाता है, दही जैसा स्कम बना लेता है, सोप। और ये सब सिंपल पॉइंट है ये याद करने के लिए। अब यहाँ पे हमारा मेन काम आता है ये वाला पीडीएफ, जो हमारा हिंदी का पीडीएफ है, ये काम आएगा। इसमें कैसे काम आएगा हम देखते हैं इसके लास्ट पे चल के। लास्ट में क्या है ये देखिए, ये जो है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये 1 पेजर नोट्स है, बहुत हेल्पफुल है। इसको बस आपको रिवीजन करना है लास्ट टाइम पे, इसमें सब कुछ मेंशन है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 4, 3 और 4 दोनों ख़त्म होता है, और चैप्टर 5 अभी मैं स्टार्ट करेंगे और केमिस्ट्री ख़त्म कर देंगे।